हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम बैक विथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो देखो हम आज क्या बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर को डिस्कस करने में ये समझ में आया कि जब भी डिसोसिएशन होता है तो वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब एसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो 1 से क्या होती है, कम होती है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखा था कि जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो एसोसिएशन भी नहीं परफॉर्म करते हैं और डिसोसिएशन भी परफॉर्म नहीं करते हैं, उनमें आई की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी रहती है, 1, ठीक है। तो यहाँ तक देखा था और हम लोग 2 फार्मूला भी डिस्कस कर लिया था कि जब भी डिसोसिएशन होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा और जब भी एसोसिएशन होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है, क्लियर। तो सारा चीज़ें आपने लिखी थी, तो हम आज उसके आगे बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट अगर हम पॉइंट्स बात करें तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, पॉइंट्स रिगार्डिंग वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो पॉइंट्स रिगार्डिंग वांट ऑफ फैक्टर में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो क्या रखना है आपको कि द सब्सटेंस परफॉर्म नाइदर association nor dissociation, ठीक है। इट्स I इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो उसका जो वांट ऑफ फैक्टर है वो हमेशा ही कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये पहली बात जो है क्लियर हो गई यहाँ से। अच्छा, दूसरा जो इसका पॉइंट है बच्चों, वो दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जिनका एसोसिएशन अगर हो रहा है, यानी कि द सब्सटेंस परफॉर्म, ठीक है, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिनका एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है, क्लियर ना। इट्स आई इज नॉट इक्वल टू 1। उसका जो वांट ऑफ फैक्टर है वो 1 के बराबर नहीं होगा, या तो 1 से ज़्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा, यही मतलब होगा, ठीक है। बट ये 1 के बराबर तो नहीं होगा, ये भी अपने को समझ में आ गया। तो उसकी जो आई की वैल्यू है बेटा वो 1 के बराबर नहीं होगी, क्लियर ना। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से अपने को समझ में आया वांट ऑफ फैक्टर से, क्या, ठीक है, फॉर डिसोसिएशन केस I is always greater than 1, ठीक है, I is always greater than 1, number of moles increases, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, इसको मैं CP लिखता हूँ ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं क्या लिखता हूँ, CP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो बताओ अगर मोल्स बढ़ेगा तो बताओ मोलर मास क्या होगा, यस, मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, क्लियर ना, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा किसके लिए होती है, ये चीज़ तो मैंने एडिशनल में यहाँ लिख रखी है बस आपको समझने के लिए, ठीक है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो नेचर है वो मोलर मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मोलर मास बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो, तो यहाँ से एक और रिलेशन आप लिख दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
मोलर मास ना, किसका मोलर मास? सॉल्यूट का मोलर मास। क्लियर ना? चलिए एसोसिएशन के लिए बताओ। फॉर एसोसिएशन, यस, अगर डिसोसिएशन के केस में बच्चों आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो एसोसिएशन के केस में आपने कल क्या देखा था? हाँ, आई की वैल्यू क्या है? 1 से कम है। फॉर एसोसिएशन केस आई इज लेस देन 1, ठीक है, क्लियर ना? तो एसोसिएशन में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है? डिक्रीज, और मोलर मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मोलर मास इंक्रीजेस। तो यहाँ पर मैं लिखना नहीं चाहता, वो सब चीज़ तो आप लिख ही लोगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर ना? यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? ना अब देखो क्या होता है कि जो, क्लियर ना, अब समझिए इस बात को कि जो सब्सटेंस न तो एसोसिएशन परफॉर्म कर रहे हैं न ही डिसोसिएशन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो होता है नॉर्मल मोलर मास। क्या होता है बेटा? नॉर्मल मोलर मास। क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी कैसा होता है? नॉर्मल सीपी होता है, ठीक है। तो इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कैसी होगी? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो नॉर्मल क्यों है? क्योंकि इनमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर ना? इनमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये ना तो एसोसिएशन परफॉर्म करते हैं न ही डिसोसिएशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर ना? इनकी, इसका मतलब इनका ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है नहीं कम हो रहा है, यानी कि ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, इसमें क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनका एसोसिएशन हो सकता है या फिर डिसोसिएशन हो सकता है, उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? एब नॉर्मल होती है। कैसी होती है बेटा? एब नॉर्मल। आपने ऋतिक रोशन के हैंड को देखा है? कुछ लोगों के हैंड को आपने देखा होगा जहाँ पर अपनी 5 उंगलियां होती है, उसके सिक्स्थ फिंगर है, आपको दिख रहा है? याद है आपको? ऋतिक रोशन की आपने उंगलियां देखी होगी, ठीक है। तो वो कैसा है? एब नॉर्मल है। हमारी सबकी उंगलियां कितनी है? 5 फिंगर है। तो हमारी कैसे? नॉर्मल है। हमारे हैंड्स कैसे हैं? नॉर्मल पाम है। लेकिन जो ऋतिक रोशन है उसके कैसा है? एब नॉर्मल है। तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ? एब नॉर्मल, नॉर्मल। क्लियर ना? तो ऐसे सब्सटेंस जिनका एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा वो एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहे जाएंगे। तो इनमें डेफिनेशन लिखने की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, अभी तो आप समझ ही गए होगे कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? वो सब्सटेंस जो न तो एसोसिएशन परफॉर्म करते हैं न ही डिसोसिएशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सब्सटेंस। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सब्सटेंस कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एसोसिएशन भी कर सकता है या फिर डिसोसिएशन कर सकता है, दोनों में से कोई एक। क्लियर ना? ठीक। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मोलर मास की वजह से होता है। क्यों होता है? मोलर मास की वजह से। क्योंकि देखो इनमें मोलर मास क्या होते हैं? कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो मोलर मास में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करें कि ऐसे सब्सटेंस जिनका एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोलर मास क्या होगा? चेंज। जिनका मोलर मास चेंज हो गया, ऑब्वियसली बात है उसका मोलर मास अब नॉर्मल नहीं रहा, ठीक है। अब वो मोलर मास क्या बन चुका है? यस, एब नॉर्मल मोलर मास बन चुका है। क्लियर ना? तो एब नॉर्मल मोलर मास की वजह से क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? एब नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन किससे है? मोलर मास से है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको जल्दी से ब्रीफली बता देता हूँ एबनॉर्मल मोलर मास को निकालते कैसे हैं एसोसिएशन के केस में और डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। तो फिलहाल उसके लिए क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है। हालांकि ये फार्मूला सिर्फ एबनॉर्मल के केस में ही आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पर आई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आई हो जाएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक अगर आपने एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर आपने रेशियो निकाल लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉन हाफ फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, आपको ये वैल्यू थोड़ी ना देगा,
कि बेटा ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है। आपको तो क्या गिवन होगा, मोलर मास। क्या दिया होगा बेटा, मोलर मास। तो अब मैं आपको जो देता हूँ आई की वैल्यू किसमें, मोलर मास के टर्म में, वो होता है क्या, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब वो फार्मूला लिख लीजिए, टेंशन ना लीजिए, भी सब समझाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, बस अभी तो आप फार्मूला लिखिए। तो वांट ऑफ फैक्टर का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास किसका, सोल्यूट का, ठीक है, डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास किसका, किसका, सोल्यूट का। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो देख लें आप, रटना कुछ भी नहीं है, रटना एकदम नहीं है, बस अभी तो आप देखते चलो बस केवल, क्लियर ना। तो ये कब हमारे लिए फार्मूला है, इस पर आप कंफ्यूज ना होएं। ये आपके लिए तब फार्मूला है जो आपको नॉर्मल मोलर मास दिया हो और एब नॉर्मल मोलर मास दिया हो। जैसे एक बात समझिए, ठीक है, जैसे आप एक बात समझिए, जैसे एसिटिक एसिड, उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखना नहीं है, बस आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। दिस इज व्हाट, एसिटिक एसिड ना, है ना, जिसको आप इथेनोइक एसिड बोलते हो। अब समझिए बात नंबर 2, बताओ इसका मोलर मास क्या होता है, काउंट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन 4 है तो 4 ये हो गया, ठीक है, कार्बन 2 है, कितना हो गया 24, 28 हो गया, और ये कितना हो गया 32, 28 और 32 कितना हो गया 60। इसका मोलर मास कितना हो गया 60। तो बेटा ये जो मोलर मास 60 है, जो आप निकालना जानते हो, बरसों से आप निकालते आए हो, मोलर मास को कैलकुलेट करते आए हो, वो मोलर मास एक्चुअली कौन सा मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास है। क्या है, नॉर्मल मोलर मास है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसका मोलर मास जो क्वेश्चन में मेरे को दिया है वो 70 दिया है, वो 60 नहीं दिया है, आप क्या बोलोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसका मोलर मास तो 60 है। तो बेटा वो जो 70 है वो कैसा है, एब नॉर्मल है, यानी कि जो नॉर्मल ना रहे, सिंपल सी बात है, एब नॉर्मल मोलर मास है। तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमें वैल्यू दी होनी चाहिए सवाल में, क्लियर ना। तो कभी ऐसा दिया रहेगा तो हम इसको पुट करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हम वो कह रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन को समझिए, ठीक, आप इसको कॉपी करें, फिर हम आपको डायरेक्टली फॉर्मूले ही बता देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने का, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास तो सभी निकाल लोगे, जैसे एसिडिक एसिड का जो नॉर्मल मोलर मास है वो कितना है 60, बट एबनॉर्मल मोलर मास अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, या तो क्वेश्चन में वो दे दे पहली चीज़, या फिर किसी न किसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप उसे कैलकुलेट करना जान जाओ। तो दोनों ही केस में आपके लिए अच्छा रहेगा, आप वांट ऑफ फैक्टर को आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। ओके, एज यू सी ओवर हियर, यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक फॉर्मूला ही दे दे रहा हूँ। कभी भी डिसोसिएशन होगा तो मुझे बताओ, डिसोसिएशन में क्या होता है, मोल्स बढ़ता है, इस वजह से मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज, है ना। और जब भी डिसोसिएशन होगा तो देखो MAB, व्हाट इज MAB, दिस इज एबनॉर्मल मोलर मास, यस दिस इज एबनॉर्मल मोलर मास। तो MAB का मतलब क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, क्लियर ना। तो एबनॉर्मल मोलर मास किसके बराबर होगा, जैसा कि आपको पता है मास क्या होगा, डिक्रीज। जब भी डिसोसिएशन हो रहा है तो मास हमेशा ही क्या होगा, कम, ठीक है। जो मैं आपको भी कह रहा था कि एसिडिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 60, तो वो कैसा है, नॉर्मल मोलर मास है। लेकिन अगर 60 नहीं होगा तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास है। तो आप मुझे बताइए कि एसिडिक एसिड का मोलर मास अगर 60 नहीं होगा तो क्या हो सकता है, 60 से ज़्यादा होगा मोलर मास या फिर 60 से कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा 60 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक एसिड क्या करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या होगा, डिसोशिएट होगा, क्लियर ना, ठीक है, डिसोसिएशन को परफॉर्म करेगा, इस वजह से उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मोलर मास कम होगा। तो 60 से कम होना चाहिए क्या, एबनॉर्मल मोलर मास किसका, एसिडिक एसिड का। तो जो भी डिसोसिएशन परफॉर्म करते हैं उनका एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल से कम होता है। लेकिन जो एसोसिएशन को परफॉर्म करते हैं उनका मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास से क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। इनकी एक एक्यूरेट वैल्यू है जो किनके बीच में लाई करती है, वो ध्यान रखिए आप।
दिस इज नॉर्मल मोलर मास। व्हाट इज एम एन? एम एन का मतलब क्या है? नॉर्मल मोलर मास। आई तो आपको पता ही है। तो इनकी जो एबनॉर्मल मोलर मास होगी बेटा वो क्या होगी? इस वैल्यू के और नॉर्मल मोलर मास के क्या होगी? बीच में होगी, है ना? क्लियर ना? ठीक है, तो आप यहाँ देखें, एबनॉर्मल मोलर मास इज लेस देन नॉर्मल मोलर मास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब डिसोसिएशन होगा तो एबनॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल से कम होगा। क्लियर ना? ठीक, तो जैसे हम एग्जांपल ले लें इसके लिए, वैसे यहाँ पर उल्टा है जस्ट इसका। अगर हम एग्जांपल ले लें, सबसे पहले बेटा मेरे पास है मान लो KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड। मुझे बताओ KCl का मोलर मास कितना होता है, यानी कि नॉर्मल मोलर मास बताना कितना होता है। पोटेशियम का 39 और इसका होता है Cl का कितना होता है? Cl का 35.5 है ना। 35.5 प्लस 39 कितना हो गया? 74.5 है ना। ये जो 74.5 है बेटा, ये क्या है? इसका नॉर्मल मोलर मास है। तो अब बताओ अब नॉर्मल मोलर मास कितना होगा? बताओ 74.5 से कम होगा कि उससे ज़्यादा होगा? बेटा KCl डिसोसिएशन वाला केस है। KCl क्या करता है? डिसोसिएशन परफॉर्म करता है। तो जब ये डिसोसिएशन परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली बात है डिसोसिएशन के लिए क्या होता है? मोलर मास कम होता है। तो इसका जो एबनॉर्मल मोलर मास होगा वो नॉर्मल वाले से क्या होगा? कम, यानी कि MAB लेस देन MN। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जो भी इसका एबनॉर्मल मोलर मास होगा वो 74.5 से तो कम ही होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब कितना होगा उसके लिए आइए फार्मूले पर। तो इसका नॉर्मल मोलर मास है 74.5। बताओ KCl का आई कितना है? कितने पार्टिकल्स है बेटा? 2। KCl का आई कैसे निकालोगे? 1 + n-1 अल्फ़ा। याद करो कल का फार्मूला आई निकालने का। ठीक है, अल्फ़ा तो 1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 - 1 है ना। कितना आ जाएगा? 2। तो आप देखिए KCl का जो वांट ऑफ फैक्टर है वो तो कितना आ गया? 2। लेस और इक्वल देन MAB लेस देन कितना? 74.5। देखो ये हमारा आ गया, इनके बीच में हमारा आंसर होगा। बट हमने देख तो लिया है कि 74.5 से एबनॉर्मल मोलर मास कम ही होना चाहिए। क्लियर ना? देखो आप इनके बीच में आएगा। ठीक है, इससे कम बट किससे ज़्यादा? इसके आधे वैल्यू से ज़्यादा, है ना। मतलब आप कह सकते हो 74.5 का हाफ कर लो। 74.5 का हाफ करोगे, हाफ वैल्यू से ज़्यादा लेकिन 74.5 से कम। बात समझ में आ रही है? उतनी वैल्यू होगी। क्लियर ना? ठीक है, चलिए तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। डेट्स इट। एक रोल मैं आपको बता रहा था जो कि कंसेप्ट है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बता देते हैं आपको। मैं ये क्या लिख दिया है मैंने, देखो ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये क्या है? ReLVP है। ज़रा इस फार्मूले को गौर से बच्चों देखो आप लोग। तो ये फार्मूला जो था ये कब अप्लाई किया था? जब आई की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। याद करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी हमने आई की वैल्यू नहीं रखी है। लेकिन सोचो हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे ReLVP की, उनमें यूरिया था, ग्लूकोज था, सुक्रोज था, है ना, ये सारी चीज़ें थे। लेकिन कभी भी हमने NaCl नहीं लिया किसी फार्मूले में। किसी क्वेश्चन में हमने KCl का जिक्र नहीं किया, या फिर ऐसे किसी क्वेश्चन में जहाँ पर हम ReLVP के क्वेश्चन कर रहे थे उस जगह पर हमने कहीं पर भी इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र नहीं किया है। क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र करते? तो ऑब्वियसली बात है जब भी इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र करते तो उसका जो वांट ऑफ फैक्टर है वो कभी भी 1 नहीं रहता, वो ज़्यादा हो जाता। तो बस आपको क्या करना है ना, ये जो फॉर्मूले थे ये तो बेटा तब वैलिड थे जब आई की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। यानी कि वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूट जो न तो एसोसिएशन परफॉर्म करे न ही डिसोसिएशन को परफॉर्म करे, उसके लिए ये फार्मूला था जो अभी आपने पढ़ा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए हमारा जो सॉल्यूट है वो एसोसिएशन परफॉर्म कर ले, फिर क्या करोगे? तब तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते। अगर हमारा सॉल्यूट डिसोसिएशन परफॉर्म करे तब भी ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो। तो उससे बचने के लिए क्या है, हम सिंपल क्या करते हैं, इस फार्मूले को जिसका I 1 नहीं है उसके लिए लगा देते हैं,
और जहाँ भी सोल्यूट है उसके जगह हम आई को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए आई को मल्टीप्लाई कर दिया एन ए से एन बी से, बस यहाँ भी हम आई को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, देखो आई एन ए नहीं किया मैंने, क्यों? क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर कभी भी सॉल्वेंट के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए हमने आई को सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, क्लियर ना? तो अब ये जो फॉर्मूला बना है ये करेक्ट आर एल वी पी का फॉर्मूला बन गया है। बस एक चीज़ बची थी आई, वो हमने अभी लगा दिया है। पक्का? तो बिना वांट ऑफ फैक्टर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अधूरा है। क्लियर ना? जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, अभी हम आगे पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। हर जगह फार्मूले के आगे हम क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। क्लियर ना? ठीक है, तो क्या टेंशन, अगर यूरिया हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर ग्लूकोज दिया रहेगा हमारे क्वेश्चन में तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन 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 अगर NaCl आ गया तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर KCl आ गया तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर ना? तो अब इस फॉर्मूले को फाइनली नोट कर लेना। ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। ये तब एप्लीकेबल है जब आई की वैल्यू 1 ना हो। ठीक है, क्लियर ना? चलिए कॉपी कर लिया। फिर अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसका क्या मतलब है? अभी तक हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को जो पढ़ा, वो जो मोल फ्रैक्शन था वो कहाँ पर था? लिक्विड फेज में था। कहाँ पर था? लिक्विड फेज में। नाउ अब हम बात करते हैं, कभी अगर वेपर आ जाएगा, लिक्विड की अगर जगह को हम वेपर से रिप्लेस कर दें तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? उसके मोल फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इसको समझने के लिए हमने क्या लिया है? एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया है बेटा। ठीक है, ये जो क्लोज्ड कंटेनर है उसके अंदर हमने भर दिया है सॉल्यूशन ए और बी का, यानी कि दोनों ही मिक्स हैं, ए और बी। ये दोनों ही वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? ऑब्वियसली बात है दोनों वोलेटाइल हैं। ठीक है, लेकिन ए वाला जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, इस वजह से ए का जो वेपर प्रेशर है वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि ए ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्लियर ना? बी का एरो छोटा है, इसका मतलब क्या है? बी जो है लेस वोलेटाइल है, यानी कि वो कम वेपर प्रेशर दे रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ P0 A एंड P0 B। ये दोनों ही गिवन है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि दोनों ही वोलेटाइल हैं। अब बताओ, अगर ये लिक्विड है, ऑब्वियसली बात है ये सभी लिक्विड हैं, अभी तो वेपर बनेंगे नहीं बेटा, वेपर तो ऊपर जा रहे हैं ना, बन रहे हैं। ए का जो वेपर है वो यहाँ पर बन गया, बी का वेपर है वो यहाँ बन गया, ए का वेपर है वो यहाँ बन गया। ठीक है, छोटा वाला बी है ना, फिर से ए का वेपर। ये सभी क्या हैं? ए, ये सभी ए और बी के क्या है? वेपर्स हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो किस फेज में है? लिक्विड फेज में है। मतलब XA एंड XB। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो XA और XB की बात हो रही है बेटा। क्लियर ना? ठीक है, यहाँ पर तो XA और XB की बात हो रही है, जिसको हम फाइनली क्या कहते हैं? XA प्लस XB इक्वल टू क्या? 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर तो आपको क्या नज़र आ रहा है? मोल फ्रैक्शन किसमें? लिक्विड फेज में, है ना। लेकिन ज़रा ऊपर आइए, क्योंकि ये सारे के सारे जो लिक्विड हैं ये सभी वेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर सबके वेपर कलेक्ट हो चुके हैं। ये ए और बी के क्या कलेक्ट हो चुके हैं? वेपर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कौन से फेज़ का है? भाई यहाँ पर तो लिक्विड फेज़ के थे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ लिक्विड था। लेकिन जब ये सारे के सारे लिक्विड क्या बन जाएंगे? वेपर बन जाएंगे। तो वेपर फेज़ में जो मोल फ्रैक्शन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? यस, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो बेटा ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिंपल दिखाई दे रहा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, अच्छा, जो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन है हम उनको एक्स से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल एक्स से। लेकिन जो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन है हम उनको कैपिटल एक्स से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए हमने इसको YA माना है
और वाई बी मान लिया है। तो ये जो वाई ए और वाई बी क्या है, ये मोल फ्रैक्शंस हैं। वाई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन वेपर फेज। वहीं पर जो वाई बी है उसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल बी इन वेपर फेज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इनमें भी क्या है, इनमें भी रिलेशन वही होता है जैसे वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1। इनमें कोई भी चेंज बेटा नहीं होगा। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, वो चाहे लिक्विड फेज हो या फिर चाहे वेपर फेज हो, वो दोनों ही जगह क्या होता है, उनके सम 1 के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। वी आर एगर टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर इन वेपर फेज, है ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो देखो लिक्विड फेज को एक्सप्लेन किया हमारे राउल्ट साहब ने, है ना, और वेपर फेज को एक्सप्लेन किया है डाल्टन्स लॉ ने। किसने, डाल्टन्स लॉ में। इसलिए इसको हम डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं बेटा, डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ भी इसको हम कहते हैं। क्लियर ना। तो चले हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अगर हम बात करते हैं बेटा राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जब हमारे पास दो वोलेटाइल नेचर के क्या हैं, मिक्सचर है, यानी कि एक सॉलिड भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल है, तो उस कंडीशन पे राउल्ट्स क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ अपने को क्या बोलता है कि भाई ये जो टोटल प्रेशर है ना, ये पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा और प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। यानी कि जो राउल्ट्स लॉ है वो किस जगह यूज़ होता है, इन लिक्विड फेज में काम करता है बेटा। किस फेज में काम करता है, इन लिक्विड फेज। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, राउल्ट्स लॉ जो है वो किस फेज की बात करता है, लिक्विड फेज की बात करता है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए ये रहा राउल्ट्स लॉ। अब डाल्टन की भी भाई, क्योंकि देखो क्या होता है, कभी भी कोर्ट में बहस होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, तो दोनों ही पक्षों को सुना जाता है ना। ऐसा नहीं है किसी एक साइड को ही सुनकर दे दिया जाए फैसला। तो ये तो भाई अपना अपना क्या अधिकार है। तो अगर राउल्ट्स लॉ का अधिकार है लिक्विड के बारे में बात करने का, तो डाल्टन्स साहब का भी अधिकार है अपने वेपर के बारे में बात करने का, वेपर फेज के बारे में बात करने का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो है पार्शियल प्रेशर की बात करता है डाल्टन्स लॉ बेटा क्या कहता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, क्या बोलता है, तो डाल्टन्स लॉ पहले आप जान लीजिए, वो वेपर फेज की बात करता है, वो गैस की बात करता है। तो किसी भी, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर के बराबर होता है। यानी कि मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। इट वाज सेड बाय डाल्टन्स थ्योरी। क्लियर ना। तो डाल्टन्स जो थ्योरी है वो किसके बारे में बात करता है बेटा, इन वेपर फेज, है ना, वेपर फेज। तो लिक्विड फेज में बात कौन करता है, क्लियर ना, राउल्ट्स साहब बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। क्लियर ना। तो डाल्टन ने ये कहा और राउल्ट्स साहब ने वो कह दिया। अब समझिए दोनों को मिलान कराते हैं हम और कैलकुलेट कर लेते हैं अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम बेटा बात करें, हमारे पास देखो यहाँ पे दो गैसेस हैं, क्योंकि दो लिक्विड थे हमारे पास। अब दोनों लिक्विड जब वेपर बन जाएंगे तो हमारे पास दो गैसेस हो जाएंगे, ए के गैसेस हो जाएंगे और बी का गैस हो जाएगा। तो मैं ए के बारे में बात कर लेता हूँ। क्लियर ना। तो जैसे ही हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, किसकी बात करते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसकी, ए के बारे में। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए। वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन। बताओ मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, एक्स से। नहीं, एक्स से नहीं होगा बेटा, क्या होगा, वाई ए होगा। पूछो क्यों, क्योंकि आप डाल्टन्स के फॉर्मूले में पुट कर रहे हो ना,
जो डाल्टन्स का जो फॉर्मूला है वो तो वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो लिक्विड वाला थोड़ी ना होगा, वो तो क्या होगा, वेपर वाला होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर को मान क्या लेता हूँ मैं, कैपिटल पी। बोलो क्लियर है? अब बताओ पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए। क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि पी ए तो किसके बराबर, पी ए का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, पी ए का मतलब क्या है, पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ, क्योंकि हम रिलेशन निकालना चाहते हैं इन दोनों का, तो हम पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि हमने ये राउल्ट्स लॉ में सीखा था, ये वैसा का वैसा ही है, मल्टीप्लाई बाई क्या, पी ए पी। अब मुझे बताओ, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इसका मतलब मुझे वाई ए कैलकुलेट करना है। तो बस वाई ए क्या आ जाएगा बच्चों, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन क्या, कैपिटल पी। आएगा क्या ये, देखिए क्या यही आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन वेपर फेज। सभी थे देख ले ध्यान से, क्या यही आएगा बेटा, पी ए की जगह हमने ले लिया पी नॉट ए एक्स ए, और हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यानी कि हमें वाई ए निकालना था, हमने वाई ए निकाल लिया। बताओ वाई बी क्या आएगा, अगर वाई ए इक्वल टू है पी नॉट ए एक्स ए बाई पी, तो वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो अगर हम यहाँ पर वाई बी निकालना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा हमारा। कैसे निकलेगा, हाँ, पी नॉट बी एक्स बी बाई पी, तो वाई बी क्या आ जाएगा बेटा, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, वाई बी 1 से माइनस कर देना है, वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी। देखे ध्यान से, क्लियर? क्योंकि जब आप वाई बी निकालोगे तो यहाँ क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बी लोगे, तो जहाँ पी ए है वहाँ क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल पी। अब पी बी की जगह क्या लिखोगे, पी नॉट बी एक्स बी, बोलो लिखोगे। फाइनली फिर से क्या आ जाएगा, वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी बाई पी, करना वैसे ही है। क्लियर? तो ये जो दो फार्मूले आपके सामने लिखे हैं ना, ये जो दो इक्वेशंस लिखे हैं बेटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों ही क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। क्लियर ना? ठीक है, ये वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन वेपर फेज, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल बी इन वेपर फेज। क्लियर ना? लिख लोगे? तो देख लो, बस यही होता है रिलेशन इन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। डाल्टन साहब ने अपने को बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज क्या होता है, और वहीं पे राउल्ट साहब हमारे डिस्कस ये कर रहे थे कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर ना? तो गैस के बारे में जो चर्चा किया है डाल्टन्स ने किया है, और लिक्विड के बारे में जो चर्चा किया है वो राउल्ट्स ने किया है। तो दोनों का हमने रिलेशन आपको बता दिया। उनसे अपने को क्या पता चला, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन वेपर फेज का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल बी इन वेपर फेज का फॉर्मूला। क्लियर ना? चलिए आप इसको कॉपी करें, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आप चाहो ऐड कर लो, वाई ए और वाई बी को अगर आप ऐड करोगे 1 आ जाएगा, आना भी चाहिए क्योंकि आपने यहाँ रिलेशन लिखा है ना, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1। तो देखो प्रूफ हो रहा है क्या, इनको ज़रा ऐड कर दो इन दोनों को। तो देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड पी, है ना। अब बताओ पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी किसके बराबर है, कैपिटल पी। तो ऊपर भी कैपिटल पी, नीचे भी कैपिटल पी, कितना आ गया 1। तो प्रूफ हो रहा है, ठीक है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, अच्छे से आप इसको कॉपी कर लें, सजा धजा के अच्छे से जितना सुंदर बनाना चाहे कॉपी को आप बना लें, ठीक है, नोट कर लें। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको पहले नॉर्मल तरीका बताऊंगा, क्लियर ना, उसके बाद मैं आपको बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो बस उसके लिए वेट करिए, पहले आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आता हूँ। ओके,
सो लेट मी स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट विथ क्वेश्चन। देखो आपके सामने क्वेश्चन है जहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा, मोल्स ऑफ ए कितना है 2, मोल्स ऑफ बी कितना है 3, वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल ए 200, वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल बी कितना है 300। यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। किस में निकालना है, वेपर फेज में। तो देखो इसको करने का देखो एक पहले बेसिक तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, फिर शॉर्टकट, ठीक है, क्लियर ना। तो ऑब्वियसली अप्रोच आपको वही करना है, ठीक है, बेसिक आपको अप्रोच करके टाइम बर्बाद नहीं करना है अपना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले की, तो मैं पहला फार्मूला वाई ए, क्योंकि एक बार वाई ए मिल गया तो वाई बी के लिए मुझे कुछ नहीं करना, 1 से माइनस कर देना है। तो वाई इक्वल टू क्या था हमारा, पी नॉट ए एक्स ए बाय पी। क्या सब कुछ आपके पास मौजूद है? जी नहीं, आपके पास सिर्फ पी नॉट ए मौजूद है। यू हैव टू कैलकुलेट एक्स ए एंड पी बोथ, तभी आपको वाई ए मिलेगा। तो एक्स ए को कैलकुलेट कर लो पहले आप यहाँ से। तो बताओ बेटा एक्स ए क्या आएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन लिक्विड फेज। एक्स ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए इन लिक्विड फेज। वो क्या हो जाएगा फार्मूला, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाई कितना 5। तो एक्स ए कितना आ गया बच्चों 2 बाई 5। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या इसी फार्मूले से हम प्रेशर निकालते हैं? बिल्कुल। चलिए तो एक्स ए आया है 2 बाई 5, तो एक्स बी क्या आएगा वो भी बता दीजिए, 1 माइनस 2 बाई 5 डेट इज़ एक्स बी, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक्स बी की मुझे। तो 1 माइनस 2 बाई 5 कितना हो गया 3 बाई 5। तो मुझे एक्स ए और एक्स बी दोनों का पता लग चुका है। चलिए अब मैं कैपिटल पी निकाल लेता हूँ बच्चों। तो कैपिटल पी कितना आ जाएगा, पी नॉट ए डेट इज़ कितना 200 मल्टीप्लाई बाई कितना 2 बाई 5 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 5। इसको आप सॉल्व कर लें, आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल पी। चलिए ये आपके हाथ में है, आप जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, तब तक मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ सिंपल, ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180 इधर, और यहाँ कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा 260, बोलो आ जाएगा 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा 260। तो यहाँ से सिंपली हमारा जो कैपिटल पी आ गया बच्चों वो आ गया 260 mm। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो व्हाट इज कैपिटल पी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट पे कंसेप्ट है। कैपिटल पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में कहाँ लाई करती है, एकदम बीच में ही लाई कर रही है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का वेपर प्रेशर देखें तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है, बी वाले का, है ना। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उसके पहले किसका नंबर आ रहा है, टोटल प्रेशर का, पक्का। सबसे कम वेपर प्रेशर किसका है, जो लेस वॉलेटाइल है, क्लियर ना। ये चीज़ आपको मैं बताया भी था। चलिए ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट फार्मूला और कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए एंड बी इन वेपर फेज। तो बेटा यहाँ से हम वाई ए अब निकालने की कोशिश कर सकते हैं। वाई ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए कितना है 200 मल्टीप्लाई बाई एक्स ए। व्हाट इज एक्स ए, 2 बाई 5 डिवाइडेड बाई कैपिटल पी कितना आया है 260। देखो पी नॉट ए एक्स ए अपॉन क्या पी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप सभी, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई कितना 80 बाई कितना, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 40 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 80। तो यहाँ सिंपल आ गया 80 अपॉन कितना 260, 0 कैंसिल हो गया। इसको आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा 4 अपॉन कितना 13, कितना आ गया बेटा 4 बाई 13। तो देखिए बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा वाई ए आ चुका है। वाई ए कितना आ गया है 4 बाई 13। तो बताओ वाई बी कितना आएगा, वेरी गुड, वाई बी आ जाएगा 1 माइनस 4 बाई 13 डेट इज़ कितना 9 बाई 13।
एक ही सवाल करो लेकिन अच्छे से करो, उसको अच्छे से सीख जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप हज़ारों सवाल कर लो, आप एक ही सवाल 2 ही सवाल करिए, बट उसको अच्छे से करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर गलती से भी दूसरा उसी तरह से सवाल आया आपके पास तो आप उसकी तो ऐसे ही तैसे ही कर दो, इतना ज़्यादा काबिलियत होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने आपको एक सवाल बताया है, अगर गलती से भी इसके जैसा मिलता जुलता भी सवाल आपके नज़र में दोबारा आए, आप उसकी शक्ल को देखकर बता सको कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स द स्पिरिट ऑफ द सॉल्वर। जो भी एग्ज़ाम में बैठ कर सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, उसकी स्पिरिट को दर्शाता है ये चीज़, क्लियर ना। चलिए, तो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। इस नॉर्मल तरीके से जाकर हम लोगों ने वाई ए को कैलकुलेट कर लिया बेटा और वाई बी को कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ अपना शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, क्लियर ना, ठीक है। फिर मैं आके बताता हूँ इतने स्पेस में, ठीक है। मैं चलो कर देता हूँ बेटा शॉर्टकट। अपने स्पेस में क्या करना है, देखो करना क्या है आपको, आप कुछ मत करिए, आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। यू हैव टू टेक रेशियो ऑफ वाई ए अपॉन वाई बी। शॉर्टकट में आपको पहले फार्मूला से मिलवा दूँ मैं, सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे। वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो निकाल लो तो क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, यही आएगा। कैपिटल पी तो ख़त्म हो गया ना, कैंसिल आउट हो गया। देखो इतना टाइम बचा आपका कि नहीं, जो टाइम आप कैपिटल पी कैलकुलेट करने में लगा रहे थे वो तो कैंसिल आउट हो गया। आपका टाइम बचा, अरे हाँ बोलो, बचा ना। चलिए इसको और भी ब्रेक कर सकते हो, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो ऊपर भी टोटल मोल, नीचे भी टोटल मोल, वो भी गायब। तो अब फाइनली हमारा एक और बन जाएगा क्या, पी नॉट ए एन ए अपॉन पी नॉट बी एन बी। तो देखो खोदा पहाड़ निकला छोटा सा फार्मूला, क्लियर ना, ठीक है। तो बस फाइनली हमें क्या करना है, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आपको मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो आप इसको लगा लेना, और जब आपको मोल्स दिया रहेगा तो आप इसको लगा लेना। मिला जुला के यू हैव टू कैलकुलेट ओनली रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। यही है हमारा क्या, शॉर्टकट्स, यही शॉर्टकट है बेटा, ठीक है। अब बस इसको आप कॉपी कर लें, फिर मैं आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इतना टाइम जो लगा है ना, क्विकली कैसे सॉल्व होता है, जल्दी से आप इसको कॉपी करें। कर लिया, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये मतलब का नहीं है, अपने कैपिटल पी तो मुझे निकालना नहीं है ना, मोल फ्रैक्शन भी नहीं निकालना है मुझे, देखो क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। देखो पी नॉट ए भी दिया है, पी नॉट बी भी दिया है, मोल्स भी दिया है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं वाई ए अपॉन वाई बी का क्या निकाल ले रहा हूँ बच्चों, रेशियो। तो बताओ वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो कितना आएगा, जैसा कि फॉर्मूला है हमारा कौन सा, पी नॉट ए एन ए। तो पी नॉट ए कितना है 200, एन ए कितना है 2 अपॉन पी नॉट बी कितना है 300। व्हाट इज़ एन बी 3, कितना आ जाएगा, वाई ए अपॉन वाई बी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 400 अपॉन 900, डैट इज़ कितना 4/9 आएगा कि नहीं आएगा। क्या सभी का ये रेशियो आ चुका है, आ चुका है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे, ठीक है, क्लियर ना। हालांकि ये जो मैथमेटिक्स है बैंकिंग एसएससी में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, बट ये चीज़ आप समझ सकते हो। अब देखो वाई ए निकालना है मुझे, तो आप क्या करोगे, वाई ए का मतलब क्या है, अगर दोनों का रेशियो ये है तो किसी एक का निकालना है, तो कैसे निकालोगे 4/4 + 9। तो वाई ए आ गया बेटा कितना 4/13। देखो कितना आसान है, आएगा, आ गया कि नहीं आ गया। देखो बस आपने इस छोटे के फॉर्मूले को यूज़ किया, आपने रेशियो निकाल लिया। एक बार आपका रेशियो आ गया, जैसे रेशियो 4/9 आया तो वाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4 + 9, दैट इज़ 4/13। तो अगर वाई ए 4/13 आ गया, देयरफॉर व्हाट इज़ वाई बी,
1 माइनस 4/13 दैट इज़ कितना 9/13, जो आपने यहाँ पर निकाल कर बैठा था, इतना पेज भर दिया था आपने दुनिया भर के फालतू चीज़ें। क्लियर ना, उसका कोई काम नहीं है, टाइम वेस्टेज है केवल। क्लियर ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो अप्रोच में सिखाऊंगा बेटा जिससे क्वेश्चन बहुत कम टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व होता है। आप उम्मीद भी नहीं करोगे जितने शॉर्टकट्स बन सकते हैं, जितने शॉर्टकट बन सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और खासकर इनऑर्गेनिक में और फिजिकल दोनों में, जितने शॉर्टकट, और ऑर्गेनिक में भी एक दो जगह है, जितने शॉर्टकट्स बन सकते हैं सारे के सारे शॉर्टकट बना रखे हैं। क्लियर ना, बस आपको क्या है, चीज़ों को समझना है और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो दोनों का रेशियो निकाल लिया, मुझे रेशियो मिल गया 4/9। बस एक बार रेशियो 4/9 है तो वाई ये कितना आ गया 4/4 + 9 दैट इज़ 13। अगर एक की वैल्यू 4/13 है, दूसरे की वैल्यू निकालने में कोई भी टेंशन नहीं है। 1 माइनस 4/13 दैट सॉल्व, ख़त्म हो गया मामला। कर लोगे? तो बस इस एक सवाल के हेल्प से, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा था, एक क्वेश्चन सीखो बट सॉलिड सीखो। अब एक सवाल के हेल्प से आपको कोई भी सवाल मैं दे दूं, इस मोल्स को हटाकर अगर मैं मोल फ्रैक्शन दे दूं तो क्या नहीं कर सकते? कर सकते हो, बस उसके जगह आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना, P0 है XA/P0 भी XB। करना वही है, रेशियो निकालना है। तो कभी भी मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए या मोल्स दे दिया जाए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाल लोगे, पक्का कहानी ख़त्म कर दूं वेपर फेज का। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो आपके नीट में IITs में पूछे हुए हैं। ठीक है, कॉपी कर ले इसको, फिर मैं आपको उसको लिखता हूँ। ऑलराइट, तो देखो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी है पहले वाला के कंपेयर में। ठीक है, तो एक तो वो तरीका देख लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है ना, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन व्हाट इज़ द मोल रेशियो, है ना। क्या पूछा है? मोल रेशियो, क्या यानी कि मोल रेशियो, मोल का रेशियो। ठीक है, आप इसको मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो कह सकते हो, ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, यानी कि बेंजीन का विथ रिस्पेक्ट टू टोलुइन, बेंजीन का विथ रिस्पेक्ट टू टोलुइन आपसे क्या पूछ रहा है? मोल रेशियो इन वेपर फेज। कौन से फेज में? वेपर फेज में। ध्यान रखिएगा वेपर फेज में निकालना है। अब गिवन क्या है? इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ अ वेपर प्रेशर कितना 120 टॉर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 120 है, 120। बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, वेरी गुड। बेंजीन इसका मतलब क्या है? वॉलेटाइल नेचर का है, तभी तो वेपर प्रेशर गिवन है। टोलुइन का भी वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, क्लियर ना। अब चलो कुछ गिवन ऐसा है बच्चों, मैं अगर सॉल्यूशन को परफॉर्म करूं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर कितना है 120 टॉर, है ना। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है ज़रा गौर फरमाएं। उसके अंदर प्रेजेंट है आपका बेंजीन और प्रेजेंट है क्या? टोलुइन, है ना। जो बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर कितना है 50 mm ऑफ Hg, दिस इज व्हाट वेपर प्रेशर। जो टोलुइन है उसका वेपर प्रेशर है 50, ओके सॉरी टॉर, mm ही लिख दो, टॉर कोई बात नहीं है, चीज़ें तो सेम ही हैं। चलो टॉर ले लेते हैं, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है सही है। अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है? रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब आपसे बात करूं अगर मैं, वाई बेंजीन अपॉन वाई टोलुइन का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। मोलर रेशियो का मतलब यही हुआ बेटा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बस पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या लिखोगे? ठीक है, मैं वाई बेंजीन को मैं वाई बी ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाई बेंजीन है और ये वाई टी है, लिख सकता हूँ मैं। बताओ रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारा? दो फार्मूले थे, एक मोल्स वाला था और एक मोल फ्रैक्शन वाला था, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ मोल्स निकाल सकता हूँ मैं क्या किसी तरह से? नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। सोच लीजिए कहाँ कोई तरीका है क्या मोल्स निकालने का? नहीं निकाल सकता बेटा, यहाँ मोल्स वाला फार्मूला नहीं वैलिड होगा। तो दूसरा फार्मूला P0A XA, मतलब XA का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ऊपर, है ना। तो मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ P0B
एक्स बी प्लस डिवाइडेड बाई पी नॉट टी एक्स टी। समझ में आ रहा है ये क्या लिख दिया मैंने? व्हाट इज पी नॉट बी? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। यही फार्मूला था। अब आप मुझसे ये कहोगे सर मोल्स दिया नहीं था तो मोल फ्रैक्शन भी तो नहीं दिया है, हमको तो सिर्फ यही दिया है, ये दोनों दिए हैं, ये दोनों थोड़े दिए हैं। तो देखो बेटा दिया तो नहीं है, बट आप ये सोचो क्या किसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपको जवाब मिलेगा यस, कर सकते हैं। याद करो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि कभी भी आपको वेपर प्रेशर दिया हो आप उसके मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। इवन मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया हुआ है उसका, यानी कि हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। ये भूलिए मत, ये लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का, ठीक है। तो मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। तो देखो मैं निकालना चाहता हूँ XT निकाल लेता हूँ, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकालना चाहता हूँ। तो याद करिए 2 मॉड लगते थे, कुछ याद आया? अब तो बिल्कुल याद आ गया होगा, सभी को याद आ गया होगा। 2 मॉड लगते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता था? एवरेज। एवरेज की जगह हम किसको लिखते थे? जो टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर हमारा कितना है? 120। तो यहाँ 120 लिखेंगे माइनस, सब रिलेट करते चलिए, पीछे की चीज़ें सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है टोल्यूइन का, ठीक है, क्लियर ना। अभी हमें बेंजीन का भी निकालना है। तो अगर टोल्यूइन निकल गया तो बेंजीन निकालने के लिए क्या करना है? 1 से माइनस करना है, बस दैट्स इट, ठीक। तो ये 120 माइनस। अब एक चीज़ और बताया था मैंने आपको जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसके अपोजिट वाले से माइनस करना है। जैसे यहाँ पर आपने टोल्यूइन लिया है ना, तो आप यहाँ पर क्या बेंजीन वाले से माइनस करोगे। तो बेंजीन वाले का आपको प्रेशर कितना गिवन है? यस, कितना दिया है बेटा? 150। कहीं गलती से 50 से माइनस मत कर देना। तो ध्यान रखना है आपको, अगर आपने टोल्यूइन लिया है यहाँ पर LHS में, तो RHS में आपको जो डिफरेंस लेना है वो जस्ट अपोजिट वाले का लेना है। ये भी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और रिमाइंड करा दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में प्रॉब्लम में आपके बहुत कंफ्यूज करेगा। क्लियर ना? इसको अभी यहीं पर क्लियर कर ले। 150 बेंजीन डिवाइडेड बाई, नीचे तो डिफरेंस रहता है, इसका डिफरेंस और इसका, यानी कि वेपर प्रेशर्स के क्या रहेंगे? डिफरेंस। तो यहाँ पर मॉड लगा है, तो उसकी टेंशन मत लें आप, चाहे कैसे भी डिफरेंस ले लें। बस इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन मिल जाएगा, यानी कि XT मिल जाएगा। 1 से माइनस कर दोगे XB मिल जाएगा। बाकी सारा चीज़ तो आपको दिया ही है, बस उनको सभी पुट कर दो, आपका रेशियो आ गया, जो कि क्या है? आपका आंसर है। ये 2007 के आसपास JEE में पूछा हुआ सवाल है। एग्जैक्टली मेरे को ईयर याद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, क्लियर ना। हालांकि ये JEE में पहले आ चुका है, बट मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं पता है कौन सी ईयर में आ चुका है, ठीक है। इसी की तरह एकदम सेम टू सेम यही सवाल। इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, कितना आएगा? ये 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 120 100। तो 30 अपॉन कितना? 100। तो ये आ गया कितना? 3/10। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन कितना आ गया? 3/10। तो मुझे बताओ, ठीक है। आप 0.3 ले लो, इट्स अप टू यू, इतना तो बच्चे को पता है। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? 1 - 3/10, दैट इज कितना? हाँ, 7/10 आएगा। तो इस यहाँ से मेरे को दोनों के मोल फ्रैक्शंस पता चल गए बच्चों। अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और निकाल लेते हैं अपना रेशियो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज। यहाँ पर बताओ P0B कितना है? P0B दैट इज P0B का मतलब क्या है? बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? 150, सही है। मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 7/10, सही है, क्लियर। यहाँ पर आइए, डिवाइडेड बाई टोल्यूइन का प्रेशर कितना है? 50, मल्टीप्लाई बाई टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 3/10। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका रेशियो मिल जाएगा, और वही आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको सेपरेटली मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, ठीक है। तो
इनको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा। 50 से 150 कैंसिल, 50 से 150 कैंसिल, ये 150 है, कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से बेटा ये 10 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 7/1। तो नाउ यहाँ से आपका आंसर रेडी हो गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेज कितना आ गया है, 7/1, 7/1 आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको डायरेक्टली गिवन नहीं था, बट हैविंग योर कॉमन सेंस, हैविंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने आपको ये शॉर्टकट ना दिया होता मोल फ्रैक्शन निकालने का, ज़रा अपने जहन से थोड़ा एक सवाल पूछो अपने दिल से, अगर आपको ये शॉर्टकट पता ना होता तो बताओ इस मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप कितना परेशान हो जाते। अगर आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, जिस बच्चे के सामने एग्ज़ाम में सवाल आया होगा, उसके लिए सोचो ये शॉर्टकट कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप इस शॉर्टकट का यूज़ नहीं करोगे, निकाल तो तब भी लोगे, लेकिन फिर आप उसी फार्मूला का यूज़ करोगे, P = P0 + P0 XB, फिर फाइनली वहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालोगे। समझ रहे हो? इसलिए ये शॉर्टकट से थोड़ा जल्दी कर लेगा वो बच्चा। क्लियर नहीं? क्योंकि देखो हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन तक नहीं रुकना है, हमें मोल फ्रैक्शन को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है। इस वजह से हमें शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप मोल फ्रैक्शन में ही टाइम लगा दोगे तो ये सब कैलकुलेट कब करोगे? टाइम निकल गया, फिर टाइम आपके पास बहुत कम है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आपके पास। क्लियर ना? तो चलिए आप इसको कॉपी कर ले, मैं मिलवाता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल से आपको। ठीक है, कॉपी कर लें जल्दी। तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन टुडे। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या डिफरेंस है, वही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं बन सकते। क्लियर ना? तो देखो इस क्वेश्चन क्या गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर 75 mm और फिर 22 mm। यानी कि अपने को क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दैट इज़ कितना 75 mm। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन भी दिया हुआ है, वो दिया भी रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो एक एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और आपको क्या गिवन है, मास दिया है बेंजीन का। ठीक है, कितना 23.4 ग्राम बेंजीन ऐड हो रहा है, और आपको मास दिया है किसका, टॉल्यूइन का, वो भी ऐड हो रहा है। तो इन मास के हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, मोल्स। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है रेशियो का, ठीक है, क्योंकि हमें वेपर फेज में क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का वेपर फेज में। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। रेशियो के 2 फार्मूले थे, एक तो मोल्स वाला था और एक मोल फ्रैक्शन वाला था। तो हम यहाँ पर मोल निकाल लेते हैं। तो बताओ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा। उसके लिए क्या दिया है, मास। मास कितना दिया है बच्चों, 23.4 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, 78। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग जाएगा 3 बार 0.3। तो मोल्स बेंजीन का कितना आ गया, 0.3। इसको हम यहीं मार्क करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। क्लियर ना? ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ टॉल्यूइन। वो कितना है, मास कितना दिया है बेटा, 64.4 डिवाइडेड बाई टॉल्यूइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C7H8। उस हिसाब से अगर हम निकालें 12 7 जा 84 + 92 है ना, 84 + 8 कितना हो गया, 92। इनको हम सॉल्व करें कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन बेटा करो, 64 90 अगर हम इसको ले जाएं कितनी बार, 6 बार, 12 6 3 नहीं 7.7। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.7 आएंगे। तो आपको पता चल गया है क्या, मोल्स ऑफ टॉल्यूइन पता चल गया है, मोल्स ऑफ बेंजीन पता चल गया है। अब अपना आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन
मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेज इक्वल टू क्या था बेटा, इस इक्वल टू था पी नॉट बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाई कितना, हाँ, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई पी नॉट टी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ टॉल्यूइन, दैट इज एन टी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूले को रटो मत, क्योंकि फार्मूले को रटोगे तो बार बार कंफ्यूज होगे, क्योंकि फार्मूला में क्या है, पी नॉट ए एन ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी एन बी, यही था। अब चलिए इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई बी अपॉन वाई टी, और बेंजीन का कितना है 75, देख लें सभी, मल्टीप्लाई बेंजीन का मोल्स कितना आ गया 0.3 डिवाइडेड बाई टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर कितना है 22, और टॉल्यूइन का हमारा मोल्स कितना है 0.7। क्लियर ना, बस इनको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आ गया 225 अपॉन कितना 7 2 जा 14, ठीक है, और 154, ये आ गया 225 अपॉन 154 बेटा। तो ये तो रेशियो आया है, तो अगर हम यहाँ से ये कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, दैट इज़ अगर हम वाई बी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 225 डिवाइडेड बाई 225 प्लस 154। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 225 अपॉन कितना 9, ये ऐड तो करना सबको आता है 9, और ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा, ये देख लीजिए सभी लोग, 225 अपॉन 379 इज अवर आंसर। तो ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो देखो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आज हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम जब मिलेंगे तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट कंडेंसेट, यानी कि जब पहली बार हमारा जो वेपर है वो जब कंडेंस करेगा तो उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर भी देखो आइडियल सॉल्यूशन का एक वर्ड आया है, आइडियल, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा भी सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए अपन इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई, आप इनको अच्छे से पढ़िए, सीखिए। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, एक सवाल को इतने अच्छे तरीके से आप सीख लीजिए कि उसके जैसा कोई भी सवाल आपको मिल जाए, ठीक है, कोई भी सवाल, उसकी शक्ल देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सको कि इसका आंसर क्या होगा। इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, क्लियर ना। तो उम्मीद है आप सब सीख लिए होगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।